उत्तरकाशी टनल में आज 13वें दिन रेस्क्यू जारी। बेंगलोर से टीम ने दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। रात भर डटे रहे सीएम। महुआ मोर्चा के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी। बीजेपी पर साजिश रचने का लगाया आरोप। कहा लोकसभा से हटाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी हुई महंगी। 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी कीमत। नई दरें आज रात से होंगी लागू। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। हॉट कुक्ड मील योजना का किया शुभारंभ। बच्चों के साथ किया भोजन। पीलीभीत में दर्दनाक हादसा। ट्रक की टक्कर से पति पत्नी समेत 3 की मौत। मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो उत्तराखंड से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं सिलक्यारा सुरंग के बारे में। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को आज 13वां दिन हो गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी के कारण गुरुवार को ज्यादा काम नहीं हो सका। देर रात तक तकनीकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया गया। सीएम धामी गुरुवार रात भी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू साइट पर रुके रहे। उम्मीद है कि आज आगे का रेस्क्यू शुरू होकर उत्तरकाशी टनल हादसे के 13वें दिन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। बता दें, सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू के लिए 60 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है, क्योंकि पिछले 13 दिन में 41 मीटर टनल में जहां मलबा गिरा वहां से 60 मीटर अंदर है, इसलिए अब करीब 14 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। अगर ड्रिलिंग के रास्ते में कठोर अवरोध नहीं आता तो गुरुवार सुबह या दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया होता। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का पल पल रेस्क्यू अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सिलक्यारा रेस्क्यू साइट पर कैंप किए हुए हैं। अभी सिचुएशन काफ़ी ठीक है, क्योंकि रात में हमें 2 हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया। और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया। और पाइप के मुंह पर जहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था, उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके, कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है, उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए। क्योंकि जो मैं कह रहा था, जब हम पुराना मलबा निकाल रहे थे, उसमें हमें 2 मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे। अब हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी बंधी हुई है और हम आशा करते हैं कि हम आज शाम तक डीआरडीओ जो 20 मीटर फर्दर जो एरिया है उसका स्कैनिंग मैंने आपको जीपीआर का रिजल्ट बता दिया। जी जी सर, आज शाम तक आप एक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज शाम बीते रोज जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों आतंकियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में शहीद होने वालों में उत्तराखंड का लाल भी शामिल था। वहीं नैनीताल के संजय बिष्ट के शहीद होने की खबर के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आसपास गांव के लोग उनके घर में जुटना शुरू हो गए हैं। संजय के भाई नीरज बिष्ट ने बताया, सेना के अधिकारियों ने उनके भाई संजय की शहादत की जानकारी दी। उम्मीद जताई जा रही आज शाम तक संजय का पार्थिव शरीर नैनीताल के खैरना स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा, जहां उनके सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी। बता दें, प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। वहीं चुनाव समय पर न करने को लेकर विपक्ष सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नियति नहीं थी कि समय पर चुनाव कराया जाए। हालांकि सरकार पहले बोलती रही चुनाव समय पर होंगे, लेकिन चुनाव समय पर न करने की वजह से इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है। जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए, इसीलिए चुनाव से भाग गए। देखिए, निकाय चुनाव एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अब चूंकि इसी बार नए निगम बने हैं और कुछ नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ है, तो उसमें जो एक जनगणना ओबीसी की होती है, उस जनगणना में एक समय लगा और एक उसका सिस्टम है। अब चूंकि प्रक्रिया चालू है और आप लोग भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि अब इस जनगणना को अब प्रदेश के सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्णय होने का समय करीब जनवरी तक आएगा। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि नगर निकाय का चुनाव उस लोकसभा से पहले किया जा सके। इसलिए एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आगामी 2 दिसंबर को हमारे निकायों में और नगर पालिकाओं में प्रशासक बैठ जाएंगे और जैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे, हमारी आरक्षण की व्यवस्था जो भी अपने सुनिश्चित होना है, क्योंकि उसमें जनता की आपत्ति आनी है, अपना सब लोग समाज के हिसाब से आरक्षण हो और सब लोगों के अनुरूप निकाय के चुनाव हो, तो उसमें जो समय लगना है वो लगना है। और रही कांग्रेसियों की बात, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए हमेशा ये सिर्फ ढोल पीटते रहते हैं। अपना घर इन लोगों से संभलता नहीं, इसलिए भाजपा की तरफ बात करते हैं। मैं अपने मित्र काबिल दोस्तों से कहना चाहता हूं कि अपने घर को संभालें। इस कांग्रेस को एकजुट रखकर एक सशक्त विपक्ष की और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका यदि अदा करें, तो इस देश भूमि का भी भला होगा और जनता के भले के लिए भी कुछ कार्य कर पाएंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने एलोपैथिक डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर कई गंभीर आरोप लगाए। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि योगपीठ को फटकार लगाए जाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद को टारगेट किया जा रहा है। कुछ मेडिकल माफिया योग और आयुर्वेद की उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पतंजलि खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, पतंजलि योगपीठ की ओर से किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार नहीं किया जा रहा। संस्थान ने सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर एविडेंस बेस्ड रिसर्च की है, जिसके आधार पर चिकित्सा की जाती है। कोर्ट का निर्णय आने से पहले प्रोपेगेंडा फैलाना गलत है। कोर्ट की लड़ाई कानूनी ढंग से लड़ी जाएगी। कल से मीडिया के हजारों साइट्स में एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगेंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है
कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलडीएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों ना हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं। उत्तराखंड के 119 राजकीय महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में 123 योग शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों को संविदा पर अस्थायी रूप से 11 माह के लिए तैनात किया जाएगा और इस दौरान उन्हें 300 रुपये प्रतिदिन या 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। संबंध में योग प्रशिक्षु लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे थे और इसके बाद विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से निर्देश जारी किए गए थे। प्रदेश में हजारों योग प्रशिक्षक हैं जो प्रशिक्षण लेने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। अब इनकी नियुक्ति का रास्ता खुला है। आने वाले समय में सरकार योग प्रशिक्षक को विद्यालय स्तर तक नियुक्ति कर सकेगी और फिलहाल 123 योग प्रशिक्षकों को संविदा पर भर्ती किया जाएगा। इनमें महाविद्यालयों प्राचार्य अथवा कुल सचिव की ओर से निर्धारित समय में न्यूनतम 3 घंटे लिए जाएंगे। हरिद्वार के विकास भवन सभागार में नामित नोडल अधिकारी डी सेंथिल पांडियन संयुक्त सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यात्रा का उद्देश्य पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं से रूबरू कराना है। डी सेंथिल पांडियन ने बैठक में निर्देश दिया जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के समन्वय के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए और ग्रामीण संवाद यात्रा निकाली जाए। वहीं गांव में लोगों को केसीसी, पीएम विश्वकर्मा योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी कैंप लगाकर दी जाएगी और आजीविका मिशन के संबंध में प्रचार प्रसार कराए जाने के साथ ही समूहों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। आपको मुख्यालय से सप्लाई होता है या यहीं करते हैं? 3000 आंगनवाड़ी महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है। उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम, उसमें हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को चयन किया गया है। उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जनपद है। उसमें हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं नोडल अधिकारी के रूप में हूँ, क्योंकि भारत सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स को नोडल अधिकारी नॉमिनेट करते हैं, तो उसी के तहत आज यहाँ पर सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में एक मुख्य जो है बिंदु है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अवस्थापना और हमारे जो है कौशल विकास। तो इसमें 5 मुख्य क्षेत्र हैं। उसके संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर जनपद में किए गए कार्यों के हमने समीक्षा किया। काफी अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस रहा है और इसके लिए पिछले जो है महीने एक अलग से एक प्रोत्साहन इनको जनपद को मिला है। उसमें 10 करोड़ रुपया का एक पैकेज भी मिला है। तो इसी तरह आगे भी इसमें काम करके हमारा जो जनपद हरिद्वार को अन्य जो है जनपदों से आगे ले जाने की प्रक्रिया जारी है। जी, यहाँ पर आप देखेंगे ना, मौके पर जो हमारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जिला अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पर जिला स्तरीय अधिकारी जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुख्य विकास अधिकारी सभी लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे, तभी इसमें हो पाएगा काम। इसमें अभी मैंने देखा है जिस तरीके से परिणाम आया है, वो टीम के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए परिणाम आया है।
हरिद्वार नगर कोतवाली की बिल्डिंग अब जर्जर हो गई है। ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। आज डीएम और एसएसपी ने नगर कोतवाली की बिल्डिंग का निरीक्षण किया और एचआरडीए के अधिकारियों को बिल्डिंग के ट्रीटमेंट के निर्देश दिए। अधिकारियों के मुताबिक हरिद्वार कोतवाली की बिल्डिंग ऐतिहासिक है, जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाई गई थी। कर्मचारियों की सुरक्षा और बिल्डिंग के महत्व को देखते हुए यहाँ मरम्मत कराई जानी ज़रूरी है और योजना तैयार कर जल्द मरम्मत कराई जाएगी। काफ़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है और ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग है और तब से कोतवाली यहाँ रही है, तो बड़ी जर्जर हालत में है। तो जो कर्मचारी यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके लिए भी सही नहीं है। तो वही देखने आए थे कप्तान साहब और हम कैसे इसको हम लोग रेस्टोर करें ताकि इसका पुराना स्वरूप भी बचा रहे और मॉडर्न फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट करें और जो कर्मचारी हैं यहाँ पे वो अच्छे माहौल में रह सकें। एंटी ड्रग सेल उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार और अखिल भारतीय सनातन परिषद ने नशा मुक्ति अभियान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महंत रामरतन गिरी उपस्थित रहे और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में कनखल थाना अध्यक्ष एसी शर्मा ने समाज में फैला नशा और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया। वहीं बहादुराबाद थाना अध्यक्ष नरेश राठौर ने नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलाई ताकि प्रत्येक समाज का युवा जागृत हो सके। हमारा सनातन जो परिषद है उसका ये प्रस्ताव था कि यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी ड्रग्स के ऊपर नशा मुक्ति के विपरीत खिलाफ एक कार्यक्रम हो, जिससे कि बच्चों में अवेयरनेस आए। बच्चे जागरूक होंगे तो पेरेंट्स को भी कहेंगे, समाज में जागरूकता आएगी। इस उद्देश्य को रखते हुए जो इस नशा मुक्ति अभियान के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं इस हरिद्वार में श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, उनके निवेदन पर हमारा यूनिवर्सिटी का जो एंटी ड्रग्स सेल है, जिसको डॉक्टर प्रकाश पंत जी देख रहे हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं, और उनके साथ डॉक्टर विनय सेठी, डॉक्टर अजय परमार, डॉक्टर श्वेता अवस्थी, डॉक्टर अरविंद मिश्र, डॉक्टर बिंदुमती एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। सारे हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं प्रकाश पंत के साथ में जितने भी हैं और उनके विद्यार्थी, उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर बहुत कम समय में एक अच्छा आयोजन किया है और इससे जागरूकता आए समाज में। उद्देश्य ये है कि डिमांड और सप्लाई का जो कंसेप्ट है कि मांग होगी तो फिर जो है उसकी सप्लाई होती है। तो जब डिमांड ही नहीं होगी ड्रग्स की, नशे की, तो फिर कोई कितना भी बेचे, कितना ही बेचे, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो अपने आप ये दम तोड़ देगा अभियान जो बेचने वाले हैं। क्योंकि इसके साथ में इकोनॉमी जुड़ी हुई है, स्टेट की इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी है, दुनिया भर की शराब फैक्ट्रियां खुली हुई हैं। आप कहां रोकोगे जो है ये। हरियाणा ने शराबबंदी की, कुछ समय बाद खोलनी पड़ी। बिहार में शराबबंदी है लेकिन और ज्यादा तेजी से बिक रही है। लेकिन हमारा सोचना यह है, जो शिक्षा जगत के लोग हैं, कि डिमांड ही पैदा ना हो, इसलिए बच्चों में ये जागरूकता बनेगी। अब तो फिर बहिष्कार करेंगे बच्चे जिस जगह पर इसका जो है सेवन हो रहा होगा, बच्चे उसकी तरफ देखेंगे नहीं। तो इसलिए अपने आप जो है ये हमारा कार्यक्रम सफल होगा। ये हमने 0 से स्टार्ट किया है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो समय है ये अच्छा बनेगा, इसी कामना के साथ में। क्योंकि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जिया उल-हक, और उन्होंने इस देश को खोखला करने के लिए, युवा शक्ति को खोखला करने के लिए जो वहाँ की जो एजेंसियां हैं और उनके माध्यम से इस देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, और आज वो इतने लार्ज स्केल पर दिखाई दे रहा है। तो उन्हें भी वर्षों लगे हैं, तो हमारा ये अभियान है, इसको भी समय लगेगा, परंतु ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। बैनर और वस्तु जो कि आधुनिक ज्ञान
अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कवयित्री मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेने मथुरा पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में पूजा और दर्शन किया। वे भगवत भवन के लिए ऊपरी तल पर गए, जहां पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, पुजारी सहित कुल 17 लोगों ने भागवत भवन में पूजा की। वहीं पीएम मोदी ने मीराबाई के सम्मान में विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, मथुरा और ब्रज विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ भगवान के दर्शन और भी दिव्यता से होंगे। उन्हें खुशी है कि यहाँ ब्रज तीर्थ विकास की स्थापना की गई। भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ये ब्रज के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहाँ के बंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये ब्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाई और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। विशेष सिक्का भी जारी करवाएं। ये विशेष स्मारक सिक्का चतुर्थक मिश्र धातुओं के मिश्र शाहजहांपुर में खुदागंज क्षेत्र के उखरी गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में तमाम ग्रामीणों से डिप्टी सीएम रूबरू हुए। जनता संवाद के दौरान कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना भी साधा। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में शाहजहांपुर ने शिक्षक लगाया, 6 के 6 विधायक जिताया। ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे सम्मानित सांसद
साथी हमारे श्री अरुण सागर जी, जिनको अभी आपने सुना, अभी देश के नए संसद भवन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो शायद दुनिया के अंदर भारत ऐसा पहला देश है जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा में भी हमारी मातृशक्ति को 33% आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। और उस निर्णय के लिए एक मतदाता के रूप में लोकसभा में आप सबकी ओर से हमारे श्री अरुण सागर जी भी उसमें शामिल थे। हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री केसी मिश्रा जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की विधायक बहन हमारी सलोरा कुशवाहा जी, हमारे सम्मानित विधायक रहेगी। आप बताइए, अगर हमारा 10,000 करोड़ का हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, अगर 10,000 करोड़ का हमारा बजट होगा तो 10,000 करोड़ में हम जो 5,000 की जितनी सड़कें बनाते थे, अगर 10,000 करोड़ में उससे दुगुना सड़कें बनाने लगेंगे तो बताइए हर गांव का विकास होगा कि नहीं होगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है, जैसे शाहजहांपुर नगर निगम बनाया, क्या नगर पालिका नगर पंचायत सब बहुत है, लेकिन नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का तो संतुलित विकास होता है, योजनाबद्ध विकास होता, लेकिन ग्राम सभाओं का जो योजनाबद्ध विकास नहीं होता था, वह योजनाबद्ध विकास हो, मास्टर प्लान तैयार हो। मुजफ्फरनगर में चोरी के शक पर ग्रामीणों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी। युवक सिर मुंडवाकर सरेआम गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में 2 लोगों को गिरफ्तार कर धारा 151 में जेल भेज दिया गया। बता दें, इस घटना क्षेत्र के गांव जौला की है। यहां रहने वाले राशिद राणा गांव के ही कोल्ड ड्रिंक या चाय आदि की दुकान करता था। मंगलवार शाम गांव का ही एक युवक उसके पास नशे की हालत में आया था। उसने दुकान का चाय पीने के बाद दुकानदार को मोबाइल फ़ोन बेचने का प्रयास किया तो दुकानदार ने मोबाइल फ़ोन खरीदने से मना कर दिया। रात में किसी ने राशिद की दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और अन्य सामान चोरी कर लिए, जिसके बाद दुकानदार राशिद को शक के आधार पर उसी युवक को पकड़कर इस मामले को अंजाम दिया गया। आज थाना बुढ़ाना के गांव जौला के संबंध में सोशल मीडिया पर एक खबर प्रसारित हुई, जिसमें जौला के रहने वाले ग्रामीणों का चोरी के शक के आधार पर किराना की दुकान के मालिक के द्वारा उसका मुंडन कराकर गांव में घुमाने की खबर प्रसारित हुई। इस खबर का संज्ञान लेते हुए एसएचओ बुढ़ाना के द्वारा इसकी जांच की गई, वाकयात सही पाई गई। इसके आधार पर पीड़ित से संपर्क किया गया है और जो भी कार्रवाई होगी पूर्व अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जेब में घूम कर रहा तू बाबा। प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार दबंग ने बीच बाजार एक टेम्पो चालक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया उसकी बाइक में हल्का सा टेम्पो छूने पर आरोपी शिवा सिंह ने काशी प्रसाद मिश्र को बीच चौराहे पर पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं दिन दहाड़े इस घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। जो है शिवा सिंह राजपूत नाम का लड़का है, हाँ, तो लगभग मुंबई में उसका ज़्यादा फोकस है, आवारा टाइप का। मामला क्या हुआ था, किसकी मौत? ये था कि टेम्पो चलाते हैं और घर का इंजन है वो खराब हो गया था, उसका पार्ट लेने गए थे, तो शायद बाइक करते वक्त तो कुछ हुआ, कैसे क्या हुआ अभी तो क्लियर पता नहीं चल पाया है। बस वही बातचीत को मारने लगा, मार करके जो है सीने वीने पे वार कर दिया है, सर पे मार दिया है, मौत हो गई। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है काशी प्रसाद मिश्रा। कौन से गांव के हैं? सांगापट्टी गाँव। थाना क्षेत्र पट्टी में ग्राम मुरैया के पास
एक टेम्पो चालक उनके साथ मारपीट की गई। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विवाद का कारण कुछ पता चल रहा है सर? और प्रथम दृष्टया उस सड़क पे ही कहासुनी हुई थी। इस संबंध में विस्तृत जांच के बाद ही विवाद का कारण पता चल पाएगा। मिर्जापुर जिले के अहरौरा बहरी में स्थित बेचूबीर धाम में हर वर्ष 3 दिन तक कई प्रांतों के भूतों का मेला लगता है। वीरान और सुनसान विंध्य जनपद की पहाड़ी पर बाबा की चौरी का दर्शन करने के बाद भूत नाचने लगते हैं। 3 दिनों तक लगने वाले इस मेले में उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड व छत्तीसगढ़ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है बेचूबीर धाम में दर्शन करने के बाद लोगों को कथित तौर पर भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, इसके साथ ही संतान की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर बेचूबीर बाबा की ऐतिहासिक चौरी और मंदिर है, जहाँ बेचूबीर बाबा की समाधि है और 350 साल पहले से यह पूजा बेचूबीर बाबा की ऐतिहासिक पूजा और मेला लगता चला आ रहा है। बेचूबीर बाबा शिव भक्त थे और बहुत बड़े तपस्वी थे, बलशाली वीर पुरुष थे और जंगल में रहते थे। और 3 दिन 3 रात इसी सामने के जंगल में बाघ से लड़ते लड़ते बाघ भी मर गया और इनकी भी अंतिम सांस यहाँ पर रुकी है। बेचूबीर बाबा उस जमाने में उन्होंने कहा था कि जहाँ मेरी सांस रुक जाए वहीं मुझे दफना देना, जलाना मत। तो यहीं पर उनकी समाधि है। यहाँ की 2 मान्यताएं बहुत प्रबल हैं। पहली मान्यता है कि जिनकी गोद सुनी है, नाउम्मीद महिलाएं हैं, उनकी गोद, इनका माथा टेकने से मात्र उनकी गोद दूसरे साल भर जाती है। लगभग 10 से 20 हजार महिलाएं हर साल गोद में बेटा ही लेकर आती हैं। दूसरी मान्यता है प्रेत बाधाओं से मुक्ति। 10 किलोमीटर पहले से जिनके प्रेत बाधाओं से जो लोग पीड़ित हैं वो 10 किलोमीटर से दौड़ते आते हैं। यहाँ कोई ओझा सोखा नहीं है, यहाँ पर आते हैं, उनके चौरी पर माथा टेकते हैं, उनकी प्रेत बाधाएं खत्म हो जाती हैं। आज सैकड़ों साल से लोग कहते हैं कि बेचूबीर का मेला और पूजा विज्ञान को चुनौती देता है। ये बात सच है। आज तक इसको, यहाँ की मान्यताओं को कोई चुनौती देने वाला हुआ ही नहीं। और बेचू बाबा अपने समय में जिसको छू लेते थे उनका कोढ़ खत्म हो जाता था, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती थी, जो कह देते थे हो जाता था। उनको दैवी शक्ति प्राप्त थी। इसलिए आज पूरा अंतर प्रांतीय गुजरात, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पूरे भारत देश से लोग यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी बुलावा। इनका बुलावा साल में 3 दिन का है। 9वीं, 10वीं, एकादशी कार्तिक महीने में यह 3 दिन की इनकी मान्यता है। 3 ही दिन इनकी पूजा की जाती है, जो अंतर प्रांतीय और ऐतिहासिक मेला है। इस मेले में हमने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और इस मेले में बहुत चुस्त और दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं। बिजली 24 घंटे चल रही है, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है और यहाँ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर सारे मेला क्षेत्र, ये मेला क्षेत्र 10 किलोमीटर क्षेत्र में है, सारे जगह पुलिस प्रशासन तैनात है। दरअसल इस मेले के लिए, जो कि 21, 22, 23 से बेचूबीर मेला प्रारंभ होगा, हर दिन सतर्कतापूर्वक ड्यूटी लगे, हर आदमी अपने बिंदु पर मौजूद रहे। मेले में आए दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, चाहे वो नदी का क्षेत्र हो या सड़क का क्षेत्र हो या मंदिर का क्षेत्र हो। हर बिंदुओं पे पुलिस की अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि कोई रेप काटने वाला या और किसी तरह के अपराध करने से लोगों को रोका जा सके और लोग दर्शन के बाद अपने घर को वापस जाए। लाखों श्रद्धालु आते हैं सर, लाखों, क्या व्यवस्था की गई, जैसे CCTV वगैरह क्या? हाँ, इसके लिए एक उत्तम प्रबंध किया गया है। 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं मंदिर के इर्द गिर्द भी, और खासकर बैरियर पे। और उसके अलावा नदियों पे स्नान जहाँ पे होगा वहाँ पे बैरियर बनाए गए हैं। पानी में एक निशान लगा दिया गया है
ताकि उससे आगे लोग स्नान करने में जा सकें। और रात में पर्याप्त लाइट का प्रबंध किया जाए जिससे अंधेरे में कोई अच्छे का फायदा उठा सके। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।